चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। जया अपने पति प्रदीप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। प्रदीप घर घर जाकर गमले बेचा करता था। वो गरीब थे और एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। क्या हुआ, आज ज्यादा गमले नहीं बिके क्या? ज्यादा गमले? अरे आज एक भी गमला नहीं बिका है। गांव में कौन ही गमलों पर खर्च करता है। अब मुझे कुछ और ही काम देख लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो इतने रुपए भी नहीं है जो हम कोई नया काम शुरू कर सके। हाँ, मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। ये लो। प्रदीप जया को कुछ रुपए देता है। लेकिन ये तो बहुत कम है। मैं इतने कम में घर कैसे चलाऊं? इस काम में ज्यादा कुछ नहीं बचता है। जितना भी बचता है तुम्हें उसी में सारा घर चलाना है। अब इतने कम रुपयों में खर्चा नहीं चलता है। आप कुछ सोचिए ना। मुझे जितनी कोशिश होती है मैं करता हूँ। कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। क्या? तब जया प्रदीप से बड़ी बहन का जिक्र करते हुए कहती है, क्यों ना मैं अपनी दीदी सुषमा से कुछ रुपए उधार ले आती हूँ। वो मेरी मदद जरूर कर देगी और उन्हें हमें रुपए लौटाने की जल्दी भी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो तुम कर सकती हो। जया सुषमा के घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो अपने सिर पर लकड़ियां ढोकर अपने घर जा रही होती है और वो जया से मदद मांगती है। सुनो बेटी, जरा मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा? बेटी, मुझे ये लकड़ियां मेरे घर पहुंचाने में मदद कर दो। ये थोड़ी भारी हैं और मेरा घर भी रास्ते में थोड़ी दूरी पर है। लेकिन अम्मा, मैं तो काम से शहर की तरफ जा रही हूँ। मेरा घर भी उसी रास्ते में पड़ता है बेटी। जरा मेरी मदद कर दो और ये लकड़ियां जरा मेरे घर तक पहुंचा दो। ठीक है अम्मा, आप ये लकड़ी मुझे दे दीजिए। जया अम्मा की मदद करती है और लकड़ियां अम्मा के साथ उनके घर तक पहुंचा देती है। अम्मा बड़ी खुश होती है। उनके घर पर कोई भी और नहीं होता है। अम्मा, यहाँ और कोई भी नहीं है? हाँ बेटा, मैं अकेले रहती हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ। इसलिए मुझे रोज ये लकड़ियाँ लेने खुद ही जाना पड़ता है। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। मुझे यहीं से होते हुए आगे गांवों में जाना है। ठीक है बेटा, कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद जया सुषमा के घर पहुंचती है। सुषमा अमीर होती है और इस बात का उसे बहुत घमंड भी होता है। वो जया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसे अपने दरवाजे पर देखकर वो जया का मजाक उड़ाते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ, आज कैसे मेरे घर आ गई? दीदी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। जिंदगी बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रही है। इनकी कमाई बहुत कम है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप कुछ रुपए दे दीजिए, मैं आपको 6 महीने में रुपए लौटा दूंगी। मेरे पास रुपए बांटने के लिए थोड़ी ना है। दीदी, आप थोड़ी मदद कर दे तो हमारे जीवन को राहत मिल जाए। सुषमा हंसते हुए कहती है, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा मेरे घर से, जा यहाँ से। जया निराश होकर वहां से वापस चल देती है और बहुत दुखी होती है। वो रास्ते में बैठकर रोने लगती है। तभी फिर से वही अम्मा उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान हो तुम और रो क्यों रही हो? बताओ बेटी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। जया अम्मा को सारी बात बताती है। मैं बहुत परेशान हूँ अम्मा। मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं जोड़ पाते हैं। इस बार थोड़े रुपए की जरूरत आन पड़ी है, इसलिए मैंने सोचा मेरी बड़ी बहन सुषमा मेरी थोड़ी मदद कर देगी, लेकिन उसने मुझे धुतकार कर भेज दिया। मुझे बहुत बुरा लगा अम्मा। अब मैं और किसके पास जाऊंगी? मेरा तो ऐसा कोई अपना ही नहीं है जो मेरी मदद कर सके। समझ नहीं आ रहा अम्मा, मैं क्या करूं? बस बेटी, इतनी सी बात है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अम्मा, आप सच में मेरी मदद कर देंगी?
हाँ, तुम मेरे साथ चलो तो सही। अम्मा जया को अपने साथ घर ले जाती है और वहां पर उसे एक छोटा सा कलश देते हुए कहती है, ये लो बेटी, अब से ये कलश तुम रख लो। लेकिन इसका मैं क्या करूंगी अम्मा? जया, ये कोई साधारण कलश नहीं है, ये एक जादुई कलश है। हाँ, ये दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी काफी है। लेकिन इससे क्या होगा अम्मा? इस कलश में तुम जितना भी जल भरोगी, वो अगली सुबह चांदी बन जाएगा, और फिर वो चांदी बेचकर तुम अपना और अपने परिवार का जीवन बेहतर कर सकोगी। जया को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता है। उसे लगता है जैसे अम्मा उससे कोई मजाक कर रही हो। अम्मा, आप भी मेरे साथ मजाक करने लगी हैं। मैं इतनी परेशान हूँ और आप हैं कि। बेटी, इसे तुम मजाक मत समझो, बल्कि इस कलश को लेकर अपने घर जाओ और बस आज रात सोने से पहले इसमें जल भर के रख देना। तुम जितना जल भरोगी, देखना सूरज उगने के बाद तुम्हें उतनी ही चांदी इस कलश में मिलेगी। ठीक है अम्मा, मैं आपकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। जरूर बेटी, ये तुम्हारी आर्थिक तंगी दूर करने में मदद करेगा। बस अपनी नीयत अच्छी रखना और ज्यादा लालच से दूर रहना। जी अम्मा, मैं आपकी बात का जरूर ध्यान रखूंगी। जया वो कलश लेकर वहां से अपने घर को चली जाती है। उसके घर पहुंचते ही प्रदीप उससे पूछता है, क्या हुआ? रुपये का कुछ जुगाड़ हुआ या नहीं? नहीं, रुपए का तो कोई जुगाड़ नहीं हुआ। कोई बात नहीं। और ये गमला तुम कहाँ से ले आई? बड़ा सुंदर है ये गमला नहीं, कलश है। कैसा कलश? आज रास्ते में मुझे एक अम्मा मिली थी, उन्होंने ही मुझे ये कलश दिया है। वो कह रही थी कि ये एक जादुई कलश है और ये हमारी आर्थिक तंगी खत्म करने में मदद करेगा। तुम भी ऐसी ऐसी बातों पर यकीन कर लेती हो। जया सूरज ढलने से पहले उस कलश में जल भरकर उसे ढक कर रख देती है। अगली सुबह प्रदीप के जाने के बाद उसे काम करते करते अचानक ही कलश का ध्यान आता है। अरे, मैंने वो कलश तो देखा ही नहीं। देखो तो कलश को जाकर कि वो अम्मा जो कह रही थी वो सच भी है कि नहीं। जया कलश देखती है तो उसमें बहुत सारी चांदी होती है। जया इतनी सारी चांदी देखकर चौंक जाती है। अरे, ये क्या? इसमें तो इतना सारा चांदी है। ये तो सच में जादुई कलश है। जया तुरंत बाजार में जाकर वो चांदी सुनार को दिखाती है। चांदी असली होने पर वो उसे बेच देती है, जिससे उसे अच्छे खासे रुपए भी मिलते हैं। शाम को प्रदीप जब घर आता है तब जया उसे सब बातें बताती है। क्या सच में उस कलश से चांदी निकली? हाँ, अब हम इस कलश से अमीर बन जाएंगे। हाँ, अब हमारे हालात सुधर जाएंगे। लेकिन उन अम्मा ने कहा है कि हमें लालच नहीं करना है। तो हम कहाँ लालच कर रहे हैं? हम इसका तभी उपयोग करेंगे जब हमें जरूरत होगी। फिर ठीक है। फिलहाल तो इस छोटे से घर में रहकर तुम भी परेशान हो गई होगी। ऊपर से ये घर हमारा है भी नहीं, किराए का है। क्यों ना हम अपने लिए एक घर बनवा लें और एक गाड़ी ले लें। फिर हम इस कलश को अंदर छुपा कर रख देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। जया रोजाना सूरज ढलने से पहले उस कलश में जल भरकर रख देती है और अगली सुबह सूरज उगने के बाद उसमें जो भी चांदी निकलती उसे बाजार में सुनार को बेच आती। इससे उन्हें खूब अच्छे रुपए मिल रहे थे। इसी तरह धीरे धीरे वो अमीर हो जाते हैं। वो अपना घर बनवा लेते हैं और एक अच्छी सी सोने जवाहरात की दुकान भी खोल लेते हैं। ये सब देख सुषमा को बहुत ही अचंभा होता है। वो जया की खुशियों और उसकी कामयाबी से जलने लगती है। जया तो मुझसे बहुत आगे निकल गई, जबकि ये तो कुछ भी नहीं थी मेरे सामने। जब इसकी शादी हुई थी तब इसके पास रहने के लिए एक अच्छा कमरा तक नहीं था और आज इसके पास बंगला है और गांव की सबसे बड़ी सोने जेवरात की दुकान भी जया की है। इसके आगे तो मैं फीकी लगने लगी हूँ। नहीं, मैं जाकर पता करती हूँ कि आखिर इस सब का राज क्या है। सुषमा जाकर जया को बहुत शुभकामनाएं देती है और बातों ही बातों में उससे इन सब का राज भी पूछ लेती है।
लेकिन कोई तो वजह होगी ना जया तुम्हारी कामयाबी की। क्या राज है, जरा मुझे भी तो बताओ। जया उसे इस सारी बातें बता देती है। उन अम्मा के कलश से ही ये सब हो पाया है। बस इतना सुनते ही सुषमा का दिमाग चलने लगता है और वो सोचती है, अच्छा तो ये बात है। देखा, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। ये इस सब के लायक हो ही नहीं सकती। वो तो इसके पास जादुई कलश है, उसकी वजह से ऐसा हो पाया है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। जया सुषमा को शुभकामनाएं देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुषमा रोते रोते जया के पास आती है। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं जया, इनकी तबीयत खराब है और कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रुपयों का कहाँ से जुगाड़ किया जाए। जया को सुषमा की ये हालत देखकर उस पर तरस आता है। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करती हूँ। जया अंदर जाती है और कलश लाकर सुषमा को देती है। सुषमा मन ही मन बड़ी खुश होती है। सुषमा कलश लेकर घर चली जाती है और बड़ी खुश होती है। अब देखना कैसे मैं शहर की सबसे बड़ी अमीर इंसान बन जाऊंगी। बहुत रुपया होगा मेरे पास, फिर देखना ये जया मेरे आगे कुछ भी नहीं रहेगी। और सुषमा उस कलश में जल भरकर रख देती है और अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। अगली सुबह सूरज उगते ही सबसे पहले वो कलश देखती है। ये क्या, कलश में तो बहुत सारी मिट्टी भरी हुई है। इस जया ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं इस जया की अच्छे से खबर लेकर आती हूँ। सुषमा गुस्से में जया के पास पहुँचती है। जया, तुम इतनी चालाक होगी मैंने सोचा नहीं था। क्या हुआ दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुमने कौन सा कलश दिया है मुझे? उस कलश में तो सब कुछ मिट्टी बन गया है। देखो, मैं वो कलश अपने साथ लेकर आई हूँ। लेकिन दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी कलश की मदद से तो हमारे हालात ठीक हुए हैं। बस बस जया, अब और कितना झूठ बोलोगी? अब सच भी बता दो। मैं सच बता रही हूँ दीदी, अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलकर उन अम्मा से पूछ लीजिए। दोनों अम्मा के पास जाती हैं और सब कुछ अम्मा को बताती है। अम्मा सब समझ जाती है और हंसते हुए कहती है, अब इसमें कलश का क्या दोष? ये तो तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नीयत है जो इस कलश में जल मिट्टी बन गया। ये कलश इंसान की नीयत के हिसाब से चलता है। जिसकी जैसी नीयत होती है, ये कलश उसी में ढल जाता है और इंसान को उसकी नीयत के अनुसार ही फल देता है। और क्योंकि जया की नीयत साफ और अच्छी थी, इसलिए उसका जल चांदी बनता है। लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम्हारी नीयत बुरी और खराब है, इसलिए कलश का जल मिट्टी बन जाता है। इसमें कलश को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम अपने व्यवहार और अपनी सोच को अच्छा कर लो। अम्मा की बात सुनकर जया के मन में बहुत पछतावा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और ये बात भी समझ आ जाती है कि उसके अंदर जलन का भाव होना गलत बात है। तब वो जया से माफी मांगती है। बहन, मुझे माफ कर दो। इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। मैं तुम्हारी उन्नति से जलती रही, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। कितनी बुरी हूँ मैं, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अभी से ही बदल जाऊंगी और कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी। अपनी नियत सभी के लिए अच्छी रखूंगी और सभी की मदद करूंगी। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। इस तरह सुषमा का व्यवहार बदल जाता है और वो अच्छी इंसान बन जाती है। फिर दोनों बहनें साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।